This video contains explanation of the point the debate over subsidies under the reforms of agriculture that has used by the policymaker after the independence of India, and this is from chapter number 2, Indian Economy 1950 to 1990, from class 11th economics book. Let's start the debate over subsidies. The economic justification of subsidies in agriculture is at present a hotly debated question. कि जो इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन है सब्सिडी का एग्रीकल्चर में, कि एग्रीकल्चर में सब्सिडी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, अभी भी वो क्या है, डिबेटेड क्वेश्चन था. So it is generally agreed that it was necessary to use subsidies to provide an incentive for adoption of the new high-yielding variety technology by farmers in general and small farmers in particular. कि ये क्या है, जनरली ये ज़रूरी है, ठीक है, कि जो इंसेंटिव है एडॉप्शन का, अगर हमें हाई यील्डिंग टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना था तो लोगों को इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे उसके अंदर, भले ही वो चाहे जनरल फार्मर्स की बात कर रहे हैं या जो स्मॉल फार्मर्स है पर्टिकुलर में, उन्हें बेनिफिट पहुंचाने के लिए सब्सिडी दी जानी जरूरी थी. एनी न्यू टेक्नोलॉजी विल बी लुक्ड अपॉन एज बीइंग रिस्की बाय फार्मर. कि कोई भी जो नई टेक्नोलॉजी थी वो कैसे देखी जाती थी, कि वो रिस्की थी. जो फार्मर था उसे ये देखता था कि कहीं रिस्क है, पता नहीं, क्योंकि वो जानता नहीं था उसके बारे में, तो अब रिस्क लेने से भी फार्मर्स डरता था उसको. सब्सिडीज वर देयरफॉर नीडेड टू एनकरेज फार्मर्स टू टेस्ट द न्यू टेक्नोलॉजी. तो इसलिए सब्सिडी क्या करती थी, उन फार्मर्स को एनकरेज कर रही थी ताकि वो नई टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन कर सके. Some economists believe that once the technology is found profitable and is widely adopted, subsidies, कुछ इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि एक बार जो टेक्नोलॉजी है वो प्रॉफिटेबल हो जाए और एडॉप्टेड हो जाए तो जो सब्सिडीज हैं, देन सब्सिडीज शुड बी फेज्ड आउट सिंस देयर पर्पज हैड बीन सर्व्ड. कि जो सब्सिडीज हैं उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए. एक बार एडॉप्ट कर लिया उन फैसिलिटीज़ को तो सब्सिडीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए. सो फर्दर सब्सिडीज आर मेंट टू बेनिफिट द फार्मर्स, बट अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी also benefits the fertilizer industry, and among farmers the subsidy largely benefits the farmer in the more prosperous region. ठीक है, इसके अलावा जो सब्सिडीज थी, ठीक है, फार्मर को तो बेनिफिट कर ही रही थी, लेकिन जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री थी, मान लीजिए जैसे फर्टिलाइजर पे सब्सिडी लगाई तो जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री थी उसको भी उनका बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिला. ठीक है, और जो फार्मर जिसे सब्सिडी का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला वो कहाँ पे थे, ज़्यादा प्रोस्पेरस रीजन के प्रेजेंट, मतलब रीजन्स में थे. यानी जो फले फूला रीजन था वहीं तक पहुँच पा रहा था वो सब्सिडी का बेनिफिट, सभी लोगों के पास तक नहीं पहुंचा. तो देयरफॉर इट इज़ आर्ग्यूड दैट देयर इज़ नो केस फॉर काउंटिंग विद फर्टिलाइजर सब्सिडीज. इट डज नॉट बेनिफिट द टारगेट ग्रुप एंड इट इज़ ए ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट्स फाइनेंसिस. तो इसीलिए ये आर्ग्यू किया गया, इसके ऊपर डिबेट हुआ कि आप अगर फर्टिलाइज़र के ऊपर सब्सिडी को कंटिन्यू करते हैं तो ये जो आपको भेज रहे हैं उसे बेनिफिट नहीं करेगा. यानी जिन किसानों के लिए आप सब्सिडी दे रहे हो उन्हें बेनिफिट नहीं करेगा, और जो एक्स्ट्रा बर्डन है एग्रीकल्चर के, यानी जो गवर्नमेंट के ऊपर है, वो फाइनेंसिस के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा, बर्डन बहुत ज़्यादा होगा. ऑन द अदर हैंड सम बिलीव, दूसरी तरफ कुछ लोग क्या बिलीव करते थे, that the government should continue with agricultural subsidies because farming in India continues to be risky business. कि दूसरी तरफ कुछ लोग ये मानते थे कि जो गवर्नमेंट है उसे एग्रीकल्चर सब्सिडी को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है, जो फार्मिंग है इंडिया के अंदर, वो एक रिस्की बिजनेस है. सो मोस्ट फार्मर्स आर वेरी पुअर एंड दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स विदाउट सब्सिडीज. तो ज़्यादातर जो फार्मर देखे गए बहुत ज़्यादा गरीब थे, और वो क्या था, जो इनपुट उन्हें देना था, अगर सब्सिडी ना दी जाए उन्हें तो वो अप्लाई नहीं कर सकते उन इनपुट्स को, यानी उन फर्टिलाइजर्स को, हाई यील्डिंग सीड्स को वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे. एलिमिनेटिंग सब्सिडीज विल इंक्रीज द इनइक्वलिटी बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स एंड वायोलेट द गोल ऑफ इक्विटी. अगर सब्सिडीज को ख़त्म कर दिया गया तो जो रिच और पुअर फार्मर है उनमें इनइक्वलिटी आनी शुरू होगी, और जो ये गोल है इक्विटी का वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा.
These experts argue that if subsidies are largely benefiting the fertilizer industry and big farmers, the correct policy is not to abolish subsidies but to take steps to ensure that only the poor farmers enjoy the benefit. तो आर्ग्यू क्या किया गया कि अगर सब्सिडीज़ क्या हैं वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को क्या कर रही है, बेनिफिट कर रही है या बड़े किसानों को, तो उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी को हम ख़त्म तो नहीं करेंगे लेकिन वो स्टेप्स हमें लेनी चाहिए कि जिसका जो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो वो जो छोटे किसान हैं, जो पुअर गरीब किसान हैं, उन लोगों तक पहुंच सके. सो दस बाई द लेट 1960s तक Indian agricultural productivity had increased sufficiently to enable the country to be self-sufficient in food grains. और 1960s तक इंडिया की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थी कि वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में. सो दिस इज़ एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ. तो हमें इसका गर्व होना चाहिए कि इंडिया क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में. On the negative side, some 65% of the country's population continued to be employed in agriculture even as late 1990. और लेकिन जो निगेटिव साइड थी कि अभी भी जो 65% यानी देश का जो 65% हिस्सा था अभी भी पॉपुलेशन का, वो अभी भी एग्रीकल्चर में ही था 1990 तक भी. इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड दैट एज, इकोनॉमिस्ट ने क्या पता किया कि एज अ नेशन बिकम मोर प्रोस्पेरस, कि जैसे जैसे कोई नेशन क्या होता है ज़्यादा प्रोस्पेरस होता है यानी फलता फूलता है, द प्रोपोर्शन ऑफ GDP कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर एज वेल एज द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग इन द सेक्टर डिक्लाइन कंसिडरेबली. ठीक है, कि जो नेशन है जैसे जैसे प्रोस्पेरस होगा, जो प्रोपोर्शन है GDP का जो एग्रीकल्चर ने दिया और जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन यानी जो इस वर्किंग इन द सेक्टर, इस सेक्टर में वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो. इन इंडिया बिटवीन, शुरू में कितना था 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी, वो कितनी हुई 65% हुई. तो जो नेशन था सबसे ज़्यादा बिकम मोर प्रोस्पेरस, ज़्यादा प्रोस्पेरस होगा. ठीक है, कि जो GDP में अगर प्रपोर्शन देना है एग्रीकल्चर ने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया उसके अंदर, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हो, डिक्लाइन हो. कि इन इंडिया बिटवीन 1950 एंड 1990 द प्रोपोर्शन ऑफ GDP कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बट नॉट द पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट, दैट इज 67.5% इन 1950 टू 64.9% इन 1990. कि भले ही जो GDP में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का वो डिक्लाइन होता चला गया सिग्निफिकेंटली, लेकिन जो पॉपुलेशन थी अभी भी जो डिपेंड कर रही थी इसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, उसकी परसेंटेज में बहुत कम कमी आई थी. ऑलमोस्ट 40 ईयर ऑफ स्पेन में भी सिर्फ 2% या 1% की कमी सिर्फ इतनी. वाई वॉज सच ए लार्ज proportion of the population engaged in agriculture, although agricultural output could have grown with much less people working in the sector. कि ऐसा क्यों था कि जो पॉपुलेशन थी, लार्ज जो पॉपुलेशन थी अभी भी वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, और जो एग्रीकल्चर आउटपुट थे, ठीक है, उन्हें ज़्यादा बढ़ाया जा सकता था और कम लोग उसमें काम करके, अगर कम लोग भी काम करें एग्रीकल्चर सेक्टर में तब भी उसे इम्प्रूव किया जा सकता था इसके अंदर. सो द आंसर इज़ दैट, अभी भी क्यों था कि ज़्यादातर डिपेंडेंट क्यों था, द आंसर इज़ दैट the industrial sector and the service sector did not absorb the people working in the agricultural. यानी जो आंसर क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल सेक्टर था, सर्विस सेक्टर था, उसने उन लोगों को एब्जॉर्ब नहीं किया जो किस में काम कर रहे थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में. सो मैनी इकोनॉमिस्ट कॉल दिस एन इम्पोर्टेंट फेलियर ऑफ आवर पॉलिसीज फॉलोड ड्यूरिंग 1950 to 1990. तो ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट इसे मानते हैं कि ये सबसे बड़ा फेलियर था जो पॉलिसीज़ 1950 से 1990 में अप्लाई किया था, कि जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे इंडस्ट्री ने उसे एब्जॉर्ब नहीं किया. दीज वर द सम ऑफ द एफर्ट्स दैट गवर्नमेंट हैज़ मेड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर ड्यूरिंग 1950 to 1990, मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. दे हैव अप्लाइड द लैंड रिफॉर्म सिस्टम to abolish the intermediaries, to
free the tenants or tillers from the foundation of jamidars, to create some legislation like land ceiling, in which the individuals are allowed to hold only a limited amount of land in their hand. By the application of green revolution means by using high yielding varieties to improve the crop production, and the green revolution had made India a self-reliant or self-dependent country for food grains. It now no longer to rely on other countries for its food grain requirements, to fulfill its food grain requirement. And next and last is subsidies are always a issue of debate in India. If subsidies were not there, so it was not, the farmers were not able to gain something out of the services that was provided by the government to them. Okay, so these are all about the agriculture here.